नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानी सख्त जान। तो आइए सुनते हैं कहानी। आपकी माँ का फोन आया है। सुबह के 8 बजने में 15 मिनट बाकी थे जब जौहरी परिवार की नौकरानी ने उनके वैवाहिक कक्ष पर दस्तक दी। उषा का मोबाइल माँ के पास धरे का धरा रह गया था। पिछली शाम विवाह मंडप पर उसे ले जाते समय मां ने उसके हाथ खाली करवा लिए थे। वधू के हाथ में मोबाइल शोभा नहीं देता। आती हूं। कुंदन उस समय अभी सो रहा था, मगर उषा अपने नित्य कर्म से भी निपट चुकी थी और सोफे पर बैठी थी। बल्कि रात का अधिकांश समय उसने वहीं सोफे पर बिताया था। नींद उसे आई ही न थी, कान के दर्द के मारे। रात खराब बीती थी। चूक उषा से ही हुई थी। उनका एकांत में एक दूसरे को सामने पाने का वह पहला अवसर था और असहज हो रही उषा को सहज करने हेतु कुंदन बोला था, तुम्हारे मन में कोई बात हो तो सब कह सकती हो, पूछ सकती हो। आपकी मां ने आत्महत्या क्यों की थी? उषा ने पूछा था। उसने सुन रखा था। कुंदन को उसके एक पैर का लंगड़ापन उसकी मां की उस छलांग ने दिया था जो उसने 5 मंजिले इस जौहरी निवास से नीचे कूदते समय लगाई थी। दूध पीते कुंदन को अपनी छाती से चिपकाए चिपकाए, भक, इधर मैं तुम्हें अपनी हुक्म बंदी के लिए लाया था या कि तहकीकात करने? उषा का प्रश्न कुंदन को आपे से बाहर ले आया था और उसने एक तमाचा उषा की कनपटी पर ला जमाया था। तमाचा क्या था? मानो बिजली की कड़ी कोई कड़क उसके कान पर जा गिरी थी। उसकी कान की लोलकी से लटक रहा उसका कर्णफूल उसके कान से भिड़ता हुआ उस कान को चीर गया था, लहू उछालता हुआ। एक घुमनी उस पर सवार हो ली थी और वह इसी सोफे पर धंस ली थी, बिना देखे जाने कि कुंदन कब कमरे से बाहर निकला था और कब पलंग पर आन सोया था। उषा को कुंदन ने मांग कर ब्याहा था। उससे कुंदन की भेंट अपनी पारिवारिक दुकान पर हुई थी, जहां वह एक सेल्स गर्ल की हैसियत से उनके ग्राहकों को जेवर जवाहरात दिखलाती और संभालती रही थी। उषा की नियुक्ति अभी 6 महीने पहले ही की गई थी। पिछले वर्ष से शुरू हुआ कोरोना वायरस का प्रकोप जौहरी परिवार पर भी भारी पड़ा था। 2.5-3 माह तो दुकान बंद की बंद ही रखी गई थी। इस पर विश्वसनीय और पुराने उनके 2 कर्मचारी भी उस महामारी की चपेट में आ गए थे और चल बसे थे। उषा को दुकान पर अखबार में निकली एक विज्ञप्ति लाई थी। सेल्स गर्ल चाहिए, बीए के प्रमाण पत्र तथा 24 घंटे के अंदर करवाए गए अपने कोविड परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ। कुल जमा 22 वर्ष की उषा बीए तो न थी, किंतु उसने कोरोना के कारण बीए परीक्षाओं के टल जाने की दलील सामने रखी थी और नौकरी पा ली थी। साथ ही अपने प्रति कुंदन का लुभाव भी। विवाह के लिए उषा को मां ने तैयार किया था। यह मत सोच लड़का लंगड़ा है, यह सोच विवाह मंडप से लेकर विवाह भोज तक का जिम्मा ले रहा है। लेन देन का भी कोई चक्कर नहीं और इधर हमें कोविड का बहाना मिल रहा है। किसी भी रिश्तेदार को कुछ बताना बुलाना नहीं। वैसे भी मां ने उनमें किसी को बताना बुलाना नहीं था। उषा के पिता के कैंसर के समय सहायता मांगने पर भी किसी रिश्तेदार ने कुछ न किया था और मां उनसे रुष्ट चल रही थी। मृतक आश्रिता के रूप में मां को पिता के सरकारी संस्थान में एक नौकरी मिली जरूर थी, किंतु घर की तंगहाली मिटी न थी। 12वीं में पढ़ रही निशा, 10वीं कर रहा मोहित और 8वीं में दोबारा फेल हो चुका रोहित मां के लिए अतिरिक्त कार्यभार ही लाते, राहत नहीं। फोन ऊपर बैठक में है। नौकरानी ने दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी। आ रही हूं। घायल अपने कान की भिनभिनाहट को संभालती हुई उषा ने दरवाजा खोला और बाहर बरामदे में चली आई। नुक्कड़ पर स्थित होने के कारण जौहरी परिवार अपनी दुकान सुनार वाली गली की ओर खोले था और अपनी रिहाइश का फाटक दूसरी गली गोटे बाजार में रखे था।
रिहाइश इस फाटक के बरामदे से खुलती थी, जिसके बाएं सिरे पर कुंदन और उसके पिता के स्वतंत्र कमरे थे और दाएं सिरे पर ऊपर जाने वाला एक जीना। जीने की पहली 10 सीढ़ियां पहले पड़ाव पर टूटती थीं और अगली 10 सीढ़ियां दूसरी मंजिल के गलियारे पर जा रुकती थीं। इस दूसरे पड़ाव से शुरू हुई 10 सीढ़ियां फिर तीसरे पड़ाव और दूसरे गलियारे पर जा पहुंचाती और उसी बानगी से चौथा, पांचवा तथा छठा पड़ाव 5वीं मंजिल पर जा ठहराता। 4 गलियारे लिए। बैठक उषा की देखी थी। पहले गलियारे का पहला दरवाजा उसी में खुलता था। जौहरी निवास के फाटक पर किए गए उषा के पारंपरिक गृह प्रवेश के उपरांत उसे वहीं बैठक ही में बिठलाया गया था। प्रणाम मम्मी जी। कुंदन की सौतेली माँ बैठक में पहले से बैठी थी। परिवार में सभी को उन्हें मम्मी जी ही पुकारते हुए उषा ने सुना था। तुम्हारे जेवर कहाँ हैं? मम्मी जी ने उषा के गले और कान की ओर इशारा किया। तेज नजर रही उनकी। कमरे में रखे हैं, नहाते समय उतार दिए थे, उषा ने कहा। हालांकि अपनी बेहोशी टूटने पर सबसे पहले भनभना रहे अपने कान का कर्णफूल ही उसने अलग किया था, फिर दूसरे कान का कर्णफूल और फिर गले का हार। पग फेरे पर जाओगी तो सभी जेवर मुझे देकर जाना, अपने हाथों के ये कंगन भी। जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फिर पहना दूंगी। जानती तो होगी लाखों का सामान है यह। नीचे हमारी दुकान पर नौकरी करती रही हो। जी जरूर। उषा ने फोन की ओर इशारा किया। माँ से बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मम्मी जी ने भ्रुकुटी तान ली। तुम्हारी माँ तुम्हें पगफेरे के लिए पूछना चाहती होगी। देखती हूँ। उषा के सामने माँ का चेहरा आन खड़ा हुआ, निस्तेज और ढुलमुल अवस्था में चुकता चुकाता हुआ। बज रहे अपने कान के साथ उषा ने माँ का मोबाइल मिलाया। तुम कैसी हो? माँ ने पूछा। फेरे के लिए कितने बजे आना है? अपनी रुलाई रोकने में उषा सफल रही। जब तुम चाहो, मैंने छुट्टी ले रखी है। माँ रोआंसी हो ली। देखती हूँ, उषा ने कहा और फोन नीचे रख दिया। क्या देखा? मम्मी जी ने उसे एक तिरछी मुस्कान दी। देखती हूँ कहती तुम खूब हो। मैं अभी ही जाऊंगी। सोचती हूँ ये जेवर भी अभी ही आपको दे दूं। ये कंगन तो आप अभी ही ले लीजिए, बाकी अभी लाए देती हूँ। नहीं, सभी एक साथ लूंगी। मेरे पास वह बॉक्स है ना, उसी में रखे रहूंगी। जब देने निकालने होंगे उसी में से देती निकालती रहूंगी। जी। उषा को याद आया, पिछली रात जयमाल से ठीक 1 घंटा पहले मम्मी जी उषा के कमरे में एक बॉक्स लाई थी। जौहरी परिवार ने विवाह का आयोजन एक अतिथि गृह में किया था, जिसका एक अकेला कमरा ही उषा के परिवार के लिए आरक्षित रखा गया था, जहां माँ, वह और उसके तीनों भाई बहन के अतिरिक्त कोई छठा व्यक्ति न रहा था। सभी सामान अभी देना चाहो तो वह भी ठीक है। इस सुमित्रा को साथ लेती जाओ, यह तुम्हारी मदद कर देगी। जी जरूर। उषा ने नौकरानी को पहली बार अपनी नजर में उतारा। 50 और 55 के बीच उसकी आयु कुछ भी हो सकती थी। जौहरी परिवार की विश्वास पात्र, जिस पर मम्मी जी को उषा से अधिक भरोसा था। जब ही उषा को सूझा, सुमित्रा जरूर कुंदन की मां को देखे जाने रही होगी। बैठक का गलियारा पार कर उषा जीने के पहले पड़ाव पर जा रुकी। इतनी सीढ़ियां चढ़ने उतरने का मुझे अभ्यास नहीं। सुमित्रा का दिल जीतने के आशय से उषा ने अपने कान का दर्द पिछेल दिया। उधर आपके मायके घर में सीढ़ियां नहीं का? सुमित्रा ने संवेदना जताई। नहीं, यह सच था। सरकारी संस्थान का जो क्वार्टर उषा के पिता को उसके परिसर में अलॉट हुआ था, वह भूमि तल पर ही था। मगर यहां तो ललाइन दिन भर आपको ऊपर नीचे चढ़ाती रहेंगी। आप कितने साल से ऊपर नीचे आ जा रही हैं? उषा उसे देखकर मुस्कुराई। 25-26 साल तो होंगे, सुमित्रा बोली। बबुआ की पैदाइश मेरे सामने की है। कुंदन दुकान पर भी बबुआ भैया के नाम से जाना जाता था। फिर तो आप उनकी माँ को भी जानती होंगी। हाँ,
खूब देखे जाने हूँ। वह कैसी थी? सख्त जान, हठीली, छत से ऐसी बंधी कि पूछिए मत। छत से? उषा सकते में आ गई। वहां अपना बाजा रखी थी, हारमोनियम। उन्हें उसी को बजाना होता था गाने के साथ। नीचे बजाने की मनाही थी, गाने की मनाही थी। फिर पेट से थी तब भी ऊपर फलांग लेती। नीचे से घुड़की आए, धमकी आए, उन्हें कोई मतलब नहीं, परवाह नहीं, लिहाज नहीं। फिर जचकी में थी। 1.25 महीना आधा भी ना गुजरा था कि बबुआ को छाती से लगाई और ऊपर जाकर शुरू हो ली। इधर बाजे की धौंकनी से ऊंचे सुर निकले तो उधर लाला जी को ऊपर भेजा गया। आते ही बाजे पर जो झपटे तो ललाइन छीना झपटी में लग गई। ऐसे में जाने कैसे वह भी गई और बाजा भी। और वह बच्चा, ऊपर वाले ने उसकी उम्र अभी लिखी थी। कमरे में कुंदन नहीं था, मगर त्रासक उसकी उपस्थिति की सनसनाहट पूरी हवा में लहरा रही थी, उग्र एवं आक्रामक, एक चिंगाड़ के साथ। उषा के दूसरे कान को भी अपनी चंगुल में लेती हुई। उषा का वह कान दायां था। कहाँ सुना था उसने कि हमारा यह दायां कान बोल सुनने में बाएं कान से अधिक तेज रहता है। अपने कर्णफूल और हार अपने बक्से से समेटने में फिर उषा ने एक पल भी न गंवाया और सुमित्रा के साथ जीने पर आन लौटी। अभी वह जीने की निचली सीढ़ी ही पर थी जब उसे लगा उसके बाईं ओर खड़े ऊंचे वे चारों गलियारे हिल रहे थे। क्या वे उसके सिर पर गिरने जा रहे थे, या फिर उनके पीछे आधे खुले दरवाजों में से कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे, आपस में हंसते ठठाते हुए, कुछ जाने पहचाने तो कुछ निपट अनजाने। ये कौन है? उषा ने सुमित्रा से पूछा, गूंगे हो रहे अपने कान उठाते और गिराते हुए। कहाँ? कौन? सुमित्रा ने चौंक कर फाटक की ओर देखा। उधर उन कमरों में से जो इधर झांक रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। अरे वे लोग, वे मुझे बुला रहे हैं। उनकी ताका झांकी तो यहाँ दिन भर चला करती है। मुझी को ढूंढा करते हैं, तमाम अपने काम करवाने। इन सब के लिए क्या आप अकेली ही ऊपर नीचे दौड़ा करती हैं? अब अकेली ना रहूंगी। सुमित्रा हंसी। ये लोग बता रहे थे बहू के नाम पर दूसरी सुमित्रा ला रहे हैं। हमारे हुक्म वह भी उठाएगी। उषा अंदर तक हिल गई। मम्मी जी अपनी बगल की मेज पर बॉक्स टिकाए तैयार बैठी थी। देख लीजिए, उषा ने कर्णफूल तथा हार देते समय अपने हाथों के कंगन भी साथ ही मेज पर धर दिए। कहीं कुछ रह तो नहीं गया। मम्मी जी ने बॉक्स के सभी सांचों की समाई पूरी हो जाने दी। फिर बोली, दुरुस्त है। तुम्हारी अंगूठी छोड़कर सभी चीजें यहीं रहेंगे भी। अंगूठी भी आप ले लीजिए। विवाह मंडप में कुंदन द्वारा पहनाई गई हीरों जड़ी अंगूठी उषा ने अपने हाथ से अलग की और उसी मेज पर धर दी। बिना उनकी प्रतिक्रिया देखे या जाने उषा ने तेज कदमों से गलियारा पार किया, जीने की सीढ़ियां पार की और फाटक के आमुख पड़ रही गोटे बाजार की सड़क पर निकल ली। उसे जौहरी निवास में नहीं रहना था। घटित अघटित घटनाओं के बीच, निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट आदेशों के मध्य बताना ना होगा। उषा को तलाक के कागज भिजवाने में पहल कदमी जौहरी परिवार ही की ओर से हुई, उषा को अभित्यागी घोषित करते हुए। उनके आरोप को उषा ने सहर्ष स्वीकारा भी। कुंदन के उस तमाचे का उल्लेख तक न किया जिसके परिणाम स्वरूप उसका बायां कान स्थायी रूप से बहरा हो गया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।